हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज भी इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहने वाला है आज इस सेशन में। तो सभी लोग प्लीज जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए, डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, बट क्लास को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग द रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल में रहेगा, जिसकी वैलिडिटी विल बी फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, जिसकी 3 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, वो रिकॉर्डेड बैच आपको यहाँ पे मिलेगा बाइलिंगुअल में। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी पेपर 1 पेपर 2 आपके लिए अवेलेबल है, एंड टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। सारे 10 यूनिट्स की यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जिसका कोड है 17। राइट, सो आपके एग्जाम के लिए ये परफेक्ट कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, दिस नंबर गिविंग, इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। दिस इज अ रिकॉर्डेड बैच इन बायलिंगुअल। साथ में there is a recorded batch in English whose validity will be for 3 months. So you're getting recorded lectures in English language. Okay. All 10 units of management would be there in English. Test series are available for paper 1, paper 2, and study notes are also there. If you want to enroll, so you can just connect on this particular number and you can enroll in this particular recorded batch whose validity will be for 3 months. ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल आफ्टर। Next, we have that is complete foundation course in bilingual and English. So you are getting recorded lectures in English and live classes in bilingual. So PYQs, mock tests are available, study material available, and there would be doubt sessions also. So here you get the multiple validity. It means if you want this particular course for 1 month, that is also available. ठीक है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज कोर्स है, बेसिकली आप कह सकते हैं हाईली टेलर्ड कोर्स है ये हमारा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे। इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर बैच जस्ट फॉर 1 मंथ, वो भी अवेलेबल रहेगा आपके लिए। 3 मंथ्स के लिए चाहते हैं, 6 मंथ्स, या फिर फॉर ए ईयर, तो ये आपको यहाँ पर देखना है, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इस पर्टिकुलर कोर्स में या फिर बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो वी हैव दिस पर्टिकुलर नंबर, इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए और हमारे इस कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कीजिए, वेयर वी हैव द मल्टीपल वैलिडिटी। इफ यू वांट दिस कोर्स फॉर 1 मंथ, वो भी अवेलेबल है फॉर 3 मंथ, 6 मंथ्स और फॉर ए ईयर, सो यू कैन एनरोल। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन से। तो इन द लास्ट क्लास विद आई गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इंटरनल इकोनॉमीज में डिस्कस किया था, बट योर होमवर्क क्वेश्चन वाज इन द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर व्हेन a firm reduces cost due to internal efficiency, the whole industry expands, leading to the cost benefits for all firms. A firm reduces wages and the government imposes taxes. So what could be the right answer here? So question is based on the external economies of scale. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीनिंग वेयर यू हैव अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जिसपे डायमेंशंस आर परफेक्ट। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो कि आप बल्क में प्रोड्यूस करते हो। व्हेन यू गोइंग फॉर द बल्क प्रोडक्शन, तो क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस, है ना, पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होगा एंड योर प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव्स। तो ये आपके लिए एडवांटेज होता है। ठीक है, नाउ द टर्म इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इट मींस होल ऑफ द इंडस्ट्री वुड बी बेनिफिटेड। जितनी भी इंडस्ट्री है यहाँ पे, इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं, सबके सबको फायदा मिलने वाला है यहाँ पे। तो व्हाट कुड बी द आंसर? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फर्म। तो फर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता, देन इट कुड बी रिलेटेड टू द फर्म। जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, तो होल इंडस्ट्री इज एक्चुअली कंसर्न। ठीक है, तो आप इसके बारे में बात करोगे यहाँ पे, होल इंडस्ट्री एक्सपेंड्स लीडिंग टू द कॉस्ट बेनिफिट टू ऑल फर्म। द यस, here we are talking about the complete industry। जब कंप्लीट इंडस्ट्री को लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनल इकोनॉमी, सो दैट इज रिलेटेड टू और स्पेसिफिक टू जस्ट यू कैन से वन फर्म। वो एक पर्टिकुलर फर्म से रिलेटेड होगा, स्पेसिफिक होगा। राइट, बट जब कंप्लीट एक्सटर्नल की बात करें, तो सारी इंडस्ट्री उसमें कंसिडर होती, इंक्लूड होती। ओके, अब फर्म रिड्यूसेस नहीं, ये भी इंटरनल की बात है। राइट, एंड दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज ऑप्शन बी। तो जिनके आंसर्स ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ मैनेजमेंट। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज द प्रेडेटरी डंपिंग रेफर्स टू व्हाट? प्रेडेटरी डंपिंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज एक्सपोर्टिंग गुड्स एट लोअर प्राइसेस टेम्परली टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर्स, exporting at the normal prices only, exporting goods in small quantities occasionally, and the government subsidies on export. So what could be the right answer? क्या होगा यहाँ पे? राइट,
आंसर। सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डंपिंग। डंपिंग का एक टाइप होता है प्रीडेटरी। ये टर्म आया है प्रीडेटर, इट मींस शिकारी। ठीक है, तो किस तरीके की डंपिंग हो रही? डंपिंग मीनिंग फॉरेन कंट्री में अपनी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर जब आप प्रोडक्ट को डंप कर रहे हो, इट मींस कम प्राइसेस में यू आर ऑफरिंग, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में, सो दैट इज सेड टू बी द डंपिंग हियर। सो प्रीडेटरी डंपिंग इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डंपिंग। तो डंपिंग क्या हो सकता है यहाँ पर? प्रेडेटरी डंपिंग, एक्सपोर्टिंग गुड्स एट लोअर प्राइस टेम्परली टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर्स, या फिर एक्सपोर्टिंग एट द नॉर्मल प्राइस ओनली, या फिर एक्सपोर्टिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज ओकेजनली एंड द गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट। तो द राइट आंसर इज व्हाट? क्या होगा सही आंसर? प्रेडेटरी में शिकारी। इट मीन्स अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइसेस में अगर प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो, फिर ऑफरिंग एट वेरी लो प्राइसेस, तो क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स होंगे वो हट जाएंगे। So to drive out the competition, यहाँ पे क्या होता है? जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, they are going for the predatory dumping here. So it means exporting goods at low prices temporarily eliminate the competitors. ठीक है, कंपटीशन को हटाने के लिए ये स्ट्रैटेजी ली जाती है। और जब एक बार आपकी मोनोपोली हो गई वहां पे, तो फिर आप धीरे धीरे क्या करते हो? प्राइसेस को बढ़ाने लगते हो, राइट? तो दिस इज द प्रेडेटरी डंपिंग। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट नाउ, sporadic dumping is characterized by what? अब ये sporadic dumping क्या है? Again, it's a type of dumping. ये भी dumping का एक type है, sporadic dumping। क्या होता है? Continuous low pricing, हमेशा लगातार low pricing में product को offer करना, occasional sale of excess stock at a low price in foreign market, occasionally आप product को dump कर रहे हैं, या फिर long term market domination है, या फिर imposing tariffs on the export, tariff meaning taxes। तो क्या होता है sporadic dumping? तो ये भी एक डंपिंग का टाइप है। लाइक वी हैव प्रेडेटरी डंपिंग, यहाँ पे हम कम प्राइसेस में प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हैं सो दैट हम मार्केट से जितने कॉम्पिटिटर्स उनको हटा सके। प्रेडेटरी। स्पोरैडिक मीनिंग ओकेजनल, ठीक है, ओकेजनली। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर लिया, एक्सेस प्रोडक्शन है, जो सरप्लस आइटम है, सरप्लस जो गुड्स है, उनको डंप कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे। सो स्पोरैडिक मीनिंग ओकेजनल सेल ऑफ द एक्सेस स्टॉक, जो सरप्लस स्टॉक है, जो एक्स्ट्रा स्टॉक है, ठीक है, उसको कम प्राइसेस में इन द फॉरेन मार्केट, दैट इज अ स्पोरैडिक डंपिंग। क्लियर? आई होप दोनों ही टाइप्स क्लियर है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डंपिंग, बिकॉज मेनी टाइम्स वी हैड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ डंपिंग। डंपिंग के टाइप्स में कई बार क्वेश्चंस बने हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप इज अ प्रेडेटरी डंपिंग, सेलिंग गुड्स एट बिलो कॉस्ट इंटेंशनली, जानबूझ के eliminate the competitors and to gain the monopoly is the predatory dumping। ठीक है, ये प्रेडेटरी डंपिंग है जब आप जानबूझ के कम प्राइसेस में मार्केट में लेकर जा रहे इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे कि वहां पे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को हटा सको। प्रेडेटरी। सेकंड इज स्पोरैडिक, जिसको हम ओकेजनल डंपिंग भी कहते हैं, मतलब कभी कभी एक्सेस प्रोडक्शन हो गया तभी यू आर गोइंग फॉर डंपिंग। ठीक है, सो सेलिंग एक्स्ट्रा द सरप्लस गुड एट लो प्राइस ओकेजनली, नॉट इंटेंडेड टू हार्म कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन चलता रहेगा बट आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाना, एक्सेस है, ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, तो इसलिए एक्स्ट्रा पार्ट को आप सेल आउट कर रहे हैं कम प्राइस में। स्पोरैडिक। थर्ड इज परसिस्टेंट, जिसको हम कॉन्टिन्यूस डंपिंग भी कहते हैं, परमानेंट डंपिंग भी हम इसको यहाँ पर कहते हैं। इट मींस कॉन्टिन्यूस सेल ऑफ गुड्स एट प्राइसेस लोअर देन द डोमेस्टिक और द नॉर्मल प्राइसेस। ठीक है, कम प्राइसेस में अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में लेकर जा रहे हैं इस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है ₹10, सेम प्रोडक्ट को आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे ₹7 या 8 में, इट मींस कम प्राइसेस में जिसमें आप बेच रहे थे अपने नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट में। क्लियर? तो दैट इज परसिस्टेंट, मतलब लगातार नॉर्मल आपके डोमेस्टिक मार्केट में तो वो कम वो ज्यादा प्राइसेस में बिकेगा, बट सेम प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइसेस में मिल जाएगा आपको। दिस इज परसिस्टेंट और द कंटिन्यूअस डंपिंग। एंड द लास्ट पार्ट इज द रिवर्स डंपिंग और द रेसिप्रोकल डंपिंग, जस्ट ऑपोजिट होगा। ऑल क्या होता है, डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट कॉस्टली होता है इन कंपेरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे क्या होगा, डोमेस्टिक में तो आपको मार्केट में कम प्राइसेस में मिलेगा, बट सेम प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट विल बी सोल्ड एट हायर prices। Clear? So it occurs when the firm charges a higher price in the foreign market than in the domestic market for the same product, so that is considered to be the reciprocal या फिर रिवर्स डंपिंग। सो आई होप ये डंपिंग के टाइप्स आपको क्लियर है, प्रेडेटरी, स्पोरैडिक, परसिस्टेंट और द रिवर्स डंपिंग और द रेसिप्रोकल डंपिंग। क्लियर? तो इन पे बेस कई बार क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी चांसेस है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सके। तो डंपिंग आपका रिलेटेड है इंटरनेशनल बिजनेस से, यूनिट नंबर
9 से रिलेटेड है। तो चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इट सेज ethical theory that focuses on the consequences meaning results of the actions के results पे, actions कैसे हैं, good है bad है, ठीक है, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, इज इट डियोंटोलॉजी, यूटिलिटेरिज्म, वर्च्यू एथिक्स या फिर राइट्स थ्योरी? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एथिकल थ्योरी जो कि एक्शंस पे फोकस करती है रादर देन रिजल्ट्स, तो वो डियोंटोलॉजी था। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट अच्छा है इट मींस आपके एक्शंस अच्छे रहे होंगे, अगर रिजल्ट खराब है इट मींस एक्शंस खराब होंगे, राइट? तो ये आपका क्या, तो कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी कहते हैं हम इसको, एंड दिस इज योर यूटिलिटेरिज्म थ्योरी। यूटिलिटेरिज्म का मीनिंग होता है वेलफेयर, ठीक है, और किसके लिए? मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है, दैट इज यूटिलिटेरिज्म, बेनिफिट, वेलफेयर, राइट? तो हमें ऐसी चीज करनी जिनसे मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले यहाँ पर, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर 4 पार्ट ए, एन एम्प्लॉय फील्स द पे सिस्टम इज फेयर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है, ऐसा सिस्टम जो कि फेयर है क्योंकि वो किस पे बेस्ड है? परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। इफ परफॉर्मेंस इज गुड यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कम बेनिफिट्स आपको मिलेगा। So this reflects what type of justice? Is it a procedural justice, distributive, interactional, or is it interpersonal justice? ये कौन सा justice का type है? तो basically ये question है आपका organizational justice को लेके, जहाँ पे कई बार PYQs आपके directly आए हुए हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पेमेंट सिस्टम की, पे सिस्टम की, वो फेयर है, ठीक है। वो कब है? क्योंकि वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। इट मींस यहाँ पर बात हो रही इक्विटी की, ठीक है, यहाँ पे इक्विटी की बात हो रही, इक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, प्रोसीजरल जस्टिस मीनिंग प्रोसेस रिलेटेड, प्रोसेस की प्रोसेस कैसा है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको हायरिंग करनी है, सो हायरिंग प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है, प्रमोशन प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है, तो दैट इज अ प्रोसीजरल जस्टिस, या सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस का, पेमेंट का, ठीक है। तो क्वेश्चन पेमेंट रिलेटेड है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन का होगा यहाँ पे। तो कैसा है? परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस बेस्ड होता है सो दिस इज रिलेटेड टू द इक्विटी। याद करिए इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, जो कि जॉन स्टेसी एडम्स ने दिया है, राइट? कि इनपुट्स और आउटपुट, कितना इनपुट, कितनी मेहनत आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। इफ इनपुट कम हो या फिर आपके आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, एफर्ट्स कम होंगे तो कम इंसेंटिव आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट? तो दैट इज रिलेटेड टू इक्विटी पार्ट। हमेशा याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें आती हैं, वन इज इक्विटी परफॉर्मेंस बेस्ड, अनदर इज इक्वालिटी, सबको बराबर, ठीक है। थर्ड इज इंटरैक्शन, जैसे इंटरैक्ट करना एक दूसरे के साथ, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन रखना, तो ये सब आपका इंटरैक्शन जस्टिस का पार्ट है, क्लियर? जिसमें आपका आता है इंटरपर्सनल जस्टिस एंड आता है आपका इंफॉर्मेशनल जस्टिस, ठीक है। तो दीज आर द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, द प्रोसीजरल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड द इंटरैक्शनल। इंटरैक्शनल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। सो इंटरैक्शन जस्टिस फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट, वन इज इंटरपर्सनल, इट मींस यू आर मेंटेनिंग डिग्निटी, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो ऑर्गेनाइजेशन में, एंड सेकंड इज द इंफॉर्मेशन, इट मींस पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को फ्लोट करना, सही इंफॉर्मेशन को फ्लोट करना। अगर कोई इंफॉर्मेशन डिमांड करता है आपसे कि बताइए तो आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशनल justice. So I hope your topic clear hai. So this is related to the organizational justice. Now comes the question number 4, part B. The feeling of fairness in outcomes. Outcomes meaning results based on equity. अब ये directly question equity based है. Is a part of which larger justice framework is it distributive, informational, procedural और interpersonal. ठीक है, अभी last question में जो पूछा था question number 4, part A. ठीक है, उसको हम इस मेथड से भी आपसे पूछ सकते हैं। सो बेस्ड ऑन इक्विटी, अभी हमने क्या बात करी, इक्विटी और इक्वालिटी, सो दैट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो अगेन आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन
बट अलग मेथड से पूछा गया है यहाँ पे। क्लियर? समझ में आ गया इन्फॉर्मेशन? समझ में आ रहा है इन्फॉर्मेशन मीनिंग? जो जानकारी आप देना चाहें यहाँ पे, जो देते हैं, मांग रहा है आपसे कोई, तो आप उसको बताएंगे। प्रोसीजरल प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम कितना आपका ट्रांसपेरेंट है, इनका पर्सन आपस में डिग्निटी कितनी मेंटेन्ड है। ठीक है, सो द सेम क्वेश्चन बट इन डिफरेंट लैंग्वेज, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट? So this question is based on the relationship between the total revenue and the marginal revenue. Revenue meaning R for revenue, R for returns. जो आपको returns यहाँ पर मिल रहे हैं, total revenue, ठीक है? तो total revenue का what is the formula? That is price multiplied by quantities. कितनी quantities you sold और per quantity price कितना था? तो that is the total returns जो आपको मिले products को sell out करने में। ठीक है, तो दैट इज टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मीनिंग व्हाट रिटर्न्स यू आर गेटिंग ऑन सेलिंग वन मोर प्रोडक्ट। मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल, एक और, वन मोर। ठीक है, जब एक और यूनिट को सेल आउट करेंगे, सो व्हाट एडिशनल रिटर्न्स यू आर गेटिंग, सो दैट इज अ मार्जिनल रेवेन्यू। सो द क्वेश्चन सेज व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका मार्जिनल यूनिट क्या हो जाता है? इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स जीरो। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज करता रहेगा, जब तक इंक्रीज करेगा मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा, बट वो पॉजिटिव रहेगा। द मोमेंट टोटल रेवेन्यू बिकम्स मैक्सिमम, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू आपका जीरो हो जाएगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा यहाँ पे। बट टोटल रेवेन्यू जब डिक्रीज करने लगेगा, उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? So the question, so the answer is option C. Next question is, if the price of the commodity rises by 10% and the quantity demanded falls by 20%, the demand is what? अब यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, दैट इज 20%, और प्राइस चेंज कितना है यहाँ पे, दैट इज 10%। जब क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर होता है प्राइस चेंज से, तो किस तरीके की इलास्टिसिटी होती है? इज इट इलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक? बताइए। So the formula for elasticity क्या होता है? Percentage change in the quantity demanded upon percentage change in price. और जब quantity demanded greater होगा, तो obviously value 2 है जो कि 1 से greater होगी। When the value for elasticity is greater than 1, it is elastic. समझ आए? It is elastic. So answer would be option A. अगर ये value 1 से कम होती, then it would be inelastic. वो कब होता? जब क्वांटिटी डिमांडेड आपकी छोटी होती इन कंपैरिजन टू द चेंज इन प्राइस, जब प्राइस का परसेंटेज ज्यादा होता इन कंपैरिजन टू क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, फिर आता है यूनिटरी, यूनिटी मीनिंग वन। जब ये दोनों परसेंटेज अगर सेम हो जाते, जितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में आया, सेम उतना ही परसेंटेज अगर प्राइस में रहता, तो इट वुड बी अ यूनिटरी इलास्टिक। एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कब रहता? जब वैल्यू आपकी इलास्टिसिटी की जीरो हो जाती। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन कई बार आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू, राइट? तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना हुआ है, पीवाईक्यू था ये। नेक्स्ट, मीन इज दिस, मीडियन दिया है, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, देन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वुड बी व्हाट? सो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, एंड व्हाट फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई? कार्ल पियर्सन्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? कोफिशिएंट मीनिंग रिलेटिव मेजर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला इज व्हाट? 3 टाइम्स दैट ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पार्ट। ठीक है, कार्ल पियर्सन्स का ये फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे मोड की जगह यू हैव मीन, सो दिस फॉर्मूला यू आर पुटिंग। अगर यहाँ पे मोड होता, देन स्क्यूनेस क्या हो जाता है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वुड बी मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल ये फॉर्मूला होता, बट वी हैव मीडियन इन प्लेस ऑफ मोड, तो इसलिए फॉर्मूला आपका रिवाइज होकर 3 टाइम्स बन गया, बिकॉज हमने क्या रिलेशनशिप यूज किया है? मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स दैट ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स दैट ऑफ मीन। आई होप यू गाइज रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ओके, अगर आप इसको मोड की जगह इस रिलेशनशिप को रखेंगे, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? वैल्यूज को पुट करिए प्लीज सभी लोग। 25 माइनस 27
divide by 4. So it will be 3 multiplied by 2 minus 2 upon 4 minus 6 by 2. So it will be minus 3 by 2. It means minus 1.5. So answer would be option A. क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव है सो इट विल बी लेफ्ट स्क्यूड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी लेफ्ट स्क्यूड. अगर ये आंसर आपको पॉजिटिव मिलता इट मींस ये आपका राइट स्क्यूड होता. क्या? राइट स्क्यूड या फिर पॉजिटिव स्क्यूड होता. सिंस वी हैव नेगेटिव साइन हियर सो इट इज लेफ्ट स्क्यूड. दिस इज 0. 0 के लेफ्ट में जाएंगे सो यू विल फाइंड ऑल नेगेटिव वैल्यूज. इफ यू मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस 0 सो यू विल फाइंड ऑल पॉजिटिव values here. ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग अगेन. PYQ. This was the PYQ. List 1 we have the positive skewness, negative skewness, range of Karl Pearson's coefficient of skewness, range of Bowley's coefficient of skewness. And list 2 we have some range here. कुछ आपको conditions यहाँ पर दी हुई है. अब आपको बताना है क्या conditions होंगी यहाँ पे, ये किन की conditions है और ये किन की रेंज आपको यहाँ पे दी है. इट मींस वी हैव टू रेंजेस हियर, रेंज ऑफ कार्ल पियर्सन्स एंड रेंज ऑफ बोलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका स्क्यूनेस पे बेस्ड है. ध्यान से पढ़ेंगे इसको और बताएंगे क्या होगा आंसर. क्या होगा आंसर इसका? तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं. मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड. लास्ट क्वेश्चन में मीडियन की वैल्यू वाज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू मीन. याद है, आपने देखा होगा इस वाले क्वेश्चन में मीडियन वाज 27 एंड मीन वाज 25. जहां पे मीडियन बड़ा है मीन से इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज अ नेगेटिव कंडीशन. तो नेगेटिव स्क्यू था वहां पे. सो हियर व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड ग्रेटर देन मोड so this is the condition for positive skewness. So A is matching with option third. उसके हिसाब से ए और बी आंसर्स तो नहीं होंगे. नेगेटिव स्क्यूनेस व्हेन मोड इज ग्रेटर देन मीडियन देन मीन. इट मींस बी इज मैचिंग विद ऑप्शन 4. ठीक है, तो दोनों में सेम है. नाउ जस्ट गो फॉर द रेंज. Range of Karl Pearson's coefficient of skewness is -3 to +3 and range of Bowley's coefficient of skewness is from -1 to +1. So the answer would be option C. लिया. ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो रेंज होती है बोलीज की वो होती है -1 टू +1 एंड रेंज होती है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की. ठीक है, कोरिलेशन नहीं है, स्क्यूनेस है यहाँ पे क्वेश्चन. क्लियर? क्योंकि कार्ल पियर्सन आपको कोरिलेशन में भी देखने को मिलते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसकी रेंज -2 +1 होती है. समझ में आ गया, ये स्क्यूनेस है. ओके, तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी? -3 टू +3 एंड बोलीज की क्या हो जाएगी? -1 टू +1. सो आंसर वुड बी ऑप्शन C. So this is very important question. Next, the population standard deviation is this. What's the standard error for the sample size 30? और कुछ भी नहीं मेंशन है. और अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको होल नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है. It means what is the relationship? थोड़ा सा याद रखेंगे what is the relationship here. So n is what? That is directly proportional to the sigma square upon e square. ठीक है, ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, राइट? सो n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? जी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ई स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको आंसर स्ट्रेट अवे दिया हुआ है. ठीक है, होल नंबर में दिया तो z को यू कैन इग्नोर. तो आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू दी है 12. इट मीन्स 12/12. ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? सो ई स्क्वायर ये आपको फाइंड आउट करना है. ई की वैल्यू एंड सैंपल साइज आपको 36 दिया हुआ है. ओके, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? इसका और मेथड क्या होगा? n इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर का यू कैन टेक द स्क्वायर रूट. ठीक है, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं. so this becomes root of n equals to sigma upon e. ठीक है, so e would be equals to what? sigma upon root of n. sigma कितना है? you have 12. root of n, n कितना है? 36. so root of 36 would be 6. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2. so answer would be option A. A is the right answer. बिकॉज z की वैल्यू क्या होती है? 1.96 होती है. ठीक है, ये आपकी किस में होती है? एक आपका डेसिमल में नंबर. बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सारे के सारे होल नंबर्स यहाँ पे मेंशन है. सो इसलिए हमने कांस्टेंट को हटा के डायरेक्टली इस रिलेशनशिप में हमने वैल्यूज को पुट किया है. क्लियर? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए. राइट, तो ये रिलेशनशिप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार पीवाईक्यूज चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बोले, न्यूमेरिकल बोले,
या फिर स्टेटमेंट बेस्ड आपकी रिलेशनशिप को पूछा गया है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 120 यूनिट्स टू 100 यूनिट्स। इट मींस क्वांटिटी क्या है, जो डिमांड है यहाँ पे वो फॉल मतलब कम हुई है। इनिशियली इट वाज 120 यूनिट्स, फाइनली इट इज 100 यूनिट्स। When the price rises, it means initial price was rupees 10 and final price is rupees 12. So calculate the arc elasticity of demand. So arc elasticity में there was a direct formula based question. Formula पूछा था and once there was a numerical. So two times we had question based on this arc elasticity of demand. So what's the formula? So arc elasticity equals to change in the quantity Q2 minus Q1 upon income mean Q2 plus Q1 by 2 whole upon change in price P2 minus P1 upon income mean. So P2 plus P1 by 2. ये 2 cancel कर सकते हैं. So what is left? So Q2 minus Q1 upon Q2 plus Q1 whole upon P2 minus P1 upon P2 plus P1. ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है. नाउ डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज. आप डायरेक्टली इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं. ठीक है, सो वैल्यूज को पुट करिए प्लीज, और क्या आंसर आए मुझे बताइए. ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर. सॉल्व करेंगे सभी लोग प्लीज. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. Elasticity equals to Q2 is how much? 100 minus 120 upon 100 plus 120 whole upon change in prices. So 12 minus 10 upon 12 plus 10. तो ये कितना हो जाएगा? This will be minus 20 upon this will be 220 divided by 2 upon 20. Okay. इसको और कैसे लिख सकते हैं? This can be written as minus 20 upon 220 multiplied by 22 upon 2. So this is cancelled. ठीक है, 0 0 cancel, so it will be 1. Okay, so minus sign को you can ignore. So answer would be option B, that is 1 would be the answer. Clear? अब यहाँ पे आप कहेंगे कि नेगेटिव साइन आया है तो इग्नोर क्यों किया है. बिकॉज इन द केस ऑफ इलास्टिसिटी, जब हम कोई भी इलास्टिसिटी को देखते हैं हमेशा हमें नेगेटिव में मिलता है आंसर. ये जो नेगेटिव साइन होता है इट सिग्निफाइज दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा. तो देयर इज अ इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पर होता है. क्लियर? आई होप सभी को क्लियर है. तो प्लीज इसका फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया है और एक बार फॉर्मूला आपसे पूछा गया है आर्क इलास्टिसिटी का. यहाँ पर अगेन दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट. तो चलते हैं आगे. सो वी हैव अ रिकॉर्डेड बैच इन बायलिंगुअल जिसकी वैलिडिटी है 3 मंथ्स की. सो यू कैन एनरोल. आपको मिलेगा यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन बायलिंगुअल. टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पेपर 1 पेपर 2 की, एंड स्टडी नोट्स आर देयर. तो एनरोल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे. And साथ में we have a recording batch in English whose validity will be for 3 months. So you get the recorded lectures, test series for both papers 1 and 2, and the study notes are available. So this is a number in your screen. You can connect on this number and you can enroll in our English batch. And if you want a complete foundation course, that would be available in both bilingual and English. It means recorded lectures in English you will get, and live classes in bilingual आपको यहाँ पे मिलेगी. PYQs, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा. और वैलिडिटी कैसी रहेगी? यहाँ पे मल्टीपल वैलिडिटी रहेगी. इट मींस इफ यू वांट दिस कोर्स जस्ट फॉर 1 मंथ तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा. अगर आपको कोर्स 3 मंथ्स के लिए चाहिए वो भी मिलेगा, 6 मंथ्स के लिए, या फिर फॉर 1 ईयर यू वांट दिस कोर्स तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा. इट मींस आपकी नीड के अकॉर्डिंग इस कोर्स को डिजाइन किया गया है. सो यू कैन एनरोल ऑन दिस नंबर और आप कनेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंग्लिश में मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको बायलिंगुअल में देखने को मिलेगा, आपकी डाउट सेशंस भी यहाँ पर होंगे, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे, राइट. So here comes the homework question. It says if two regression coefficients are this and this, the value for coefficient of correlation would be what? तो यहाँ पे you need to calculate the value for R. And जो हमारा upcoming session होगा Friday को 12 PM पे, so हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं numerical को. So that would be a complete numerical session. अभी इसमें कुछ theoretical numerical portion था आज के सेशन में. लास्ट सेशन complete theoretical questions थे. जो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन है हमारा फ्राइडे को, वहां पे रहेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल
इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट? तो ये होमवर्क क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, प्लीज इसको सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर्स बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर है, और इसको डिस्कस करेंगे फ्राइडे वाले सेशन में, राइट? तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय। मिलते हैं फ्राइडे को सेम प्लेटफॉर्म में न्यू क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल रहने वाले हैं। ओके, बाय बाय।